हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल राइट्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है। अगर आपने क्वेश्चन देख लिए तो समझिए आपको पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उनमें से एक फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ राइट्स को हम कहेंगे वो क्लेम्स हैं जो एक आपकी लाइफ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी से के साथ जीने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बड़े अच्छे से चले तो राइट्स आर इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जैसे राइट हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल्स। अगर राइट्स आपके पास हैं, आप अपना स्किल और टैलेंट दोनों ही डेवलप कर सकते हैं। साथ में आपकी जो इंडिविजुअल्स के लिए और इनेबल अस टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस इन अवर लाइफ। तो हम अपनी मर्जी से कोई चॉइस अच्छी जो भी हमारे लगता है वो ले सकते हैं। राइट्स प्रमोट अवर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी है। और राइट्स आर इसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देखिए डेमोक्रेसी है तो राइट्स के बिना डेमोक्रेसी भी इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी है तो समझिए वहां राइट्स भी होंगे। और इसका मतलब क्या है कि आपको राइट्स वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे राइट्स के बारे में हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे दे रिप्रेजेंट कंडीशंस दैट वी कलेक्टिवली सी एज ए सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऑलमोस्ट वही पॉइंट है आ गया। और हमारे वेलबींग के लिए जरूरी है, हमारी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए भी जरूरी है। तो इसे हम कह सकते हैं कि राइट्स हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 2 देखिए। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये बताया गया ऑन व्हाट बेसिस। अब किस बेसिस पे हमने देखना है कि जो सम राइट्स हैं दे कंसीडर टू बी यूनिवर्सल इन नेचर। अब क्या है कि ये यूनिवर्सल है और होनी चाहिए आपके पास। तो हम कहेंगे कुछ एक ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे पास हैं और होने चाहिए। यूनिवर्सल राइट्स उनको बोला गया। पहला है एक तो राइट टू लाइवलीहुड, यानी दिस राइट इज नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और दूसरा है राइट टू एजुकेशन, आपके पास पढ़ने का अधिकार है। मींस दिस राइट हेल्प्स टू डेवलप अवर कैपेसिटी टू रीजन, साथ में कुछ हमें यूजफुल स्किल को जानने का। और इसके अलावा इनेबल्स अस टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस इन अवर लाइफ। और राइट टू एक्सप्रेशन, यानी अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में रहते हुए तो समझिए आपके पास राइट्स नहीं है। तो इसका मतलब राइट्स आपके पास हैं तो तभी आप ऐसा कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन 3 है, डिस्कस ब्रीफली सम ऑफ द न्यू राइट्स क्लेम्स व्हिच आर बीइंग पुट फॉरवर्ड इन अवर कंट्री टुडे। कौन कौन से ऐसे राइट क्लेम्स हैं जो हमारी कंट्री में आज की डेट में डाले गए हैं, तो वो बता देता हूं आपको। जैसे द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल, मींस ट्राइबल पीपल वो लोग हैं जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट और लैंड पे फॉर देयर लाइवलीहुड सिंस एंशिएंट टाइम्स। सो ट्राइबल पीपल डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस। वो चाहते हैं कि उनके हैबिटेट में कोई इंटरफेरेंस ना हो एंड जैसा भी वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनको जीने दिया जाए। और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे यानी कि उनकी जगह पे सारे आप जो है डैम बना दो। तो अकॉर्डिंग टू डैम देयर डिमांड्स आर जस्टिफाइड एंड एसेंशियल फॉर लीडिंग ए सिक्योर एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ। ऐसी जो नंबर 2 है, द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, यानी बच्चों की जो बॉन्ड करा के उनको लेबर करवाना वो भी गलत है। मींस चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और बॉन्डेड लेबर। ऐसी जो राइट टू एजुकेशन है ये सभी के पास है, सभी को एजुकेशन पाने का हक है। मींस एवरी चाइल्ड between the age of 6 to 14 years must have right to receive the basic education as it helps in the development of their potential, क्योंकि इससे उनकी potential डेवलप होती है। ऐसे क्वेश्चन 4 है, differentiate between political, economic and cultural rights। अब देखिए political rights कौन से होते हैं, जैसे आपके पास right to vote है, ऑफ कोर्स राइट टू वोट हो गया या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस हो गया, ये सारे पॉलिटिकल राइट की कैटेगरी में आती हैं। और डिसीजन यानी ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी हम कहेंगे इकोनॉमिक राइट्स हैं। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है जो आपको देते हैं बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एटसेट्रा। इकोनॉमिक राइट्स हेल्प इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल राइट्स। फॉर एग्जांपल राइट टू मिनिमम वेज जो है ये एक इकोनॉमिक राइट है। ऐसी कल्चरल राइट का मतलब आप किसी भी तरह का धर्म फॉलो कर सकते हैं, कल्चरल जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स हेल्प इन इंश्योरिंग कल्चरल राइट्स ऑफ सिटीजंस। फॉर एग्जांपल राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व वंस लैंग्वेज, ये भी एक कल्चरल राइट है। यानी आपकी लैंग्वेज के लोगों के लिए अगर आपने अपनी लैंग्वेज के लोगों के लिए थोड़ा सा सोचा कि मैं एक अलग से इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दूं तो वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए वो भी जरूरी है। तो क्वेश्चन 5 है, राइट्स प्लेस सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एक्सप्लेन। राइट जो है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अथॉरिटी के ऊपर चेक लगाते हैं, ऐसा है। दे मेक, यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे, जैसे दे मेक द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेक्शंस।
राइट्स की वजह से है, सरकार को अपने एक्शंस को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ता है, एंड दे प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन ए सर्टन वे. द स्टेट इज expected to make such policies which are capable of to provide clean environment. They also place an obligation to the state to ensure that its policies should provide basic needs to all the individuals, कि यानी जो basic needs है individuals की वो पूरी हो जाएं. ऐसी जो है दे सजेस्ट दैट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स. यस ऑफ कोर्स, कुछ चीजें ऐसी है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए, या कुछ ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म करें सिटीजन्स के. और ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बेसिक राइट है इंडिविजुअल का. तो देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ. द स्टेट कैन नॉट अरेस्ट एनी इंडिविजुअल दैट वुड वायलेट हिज और हर राइट टू लिबर्टी. तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है और आप फिर भी उसको अरेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन 6 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, हम कह सकते हैं इसको इस कंटेक्स्ट में समझिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है. उसका रीजन क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स कहीं भी आपके हार्म होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि हर स्टेट को वैसे ही बताए जाते हैं कि एक मोरल ऑब्लिगेशन टाइप है कि आप फॉलो करना कीजिए, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, मींस इसके अगेंस्ट कोई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती कि ये जो स्टेट की पर्टिकुलर सरकार जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है. तो इसका मतलब राइट्स के लिए आप गवर्नमेंट में अपील कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप नहीं कर सकते थे. ये दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब क्वेश्चन 7 है, What are the efforts made by the government to give effect to directive principles? अब देखो उन्होंने क्या किया. देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को थोड़ा फोकस करने के लिए उन्होंने, सरकार ने दे पास सेवरल जमींदारी एवोल्यूशन बिल्स है, नेशनलाइज किया है बैंक्स को, और इनेक्टेड किया है न्यूमरस लॉज लाइक फैक्ट्री लॉज. ऐसी क्वेश्चन इसका पॉइंट 2 है. इट फॉर्मुलेटेड पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, प्रमोटेड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, and provision for reservation for the scheduled caste and scheduled tribe were made. और ऐसी क्वेश्चन जिसका 3 पॉइंट है, it enacted rights like right to education, formation of पंचायती राज institutions all over the country and the mid-day meal scheme etc. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करते हुए इस गवर्नमेंट ने ऐसी जो है टेक्निक फॉलो की है, या ऐसी बातों को फॉलो किया है. ऐसे क्वेश्चन 8 है, स्टेट द प्रोविजन इंक्लूडेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005. राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या चीजें ऐड की गई हैं? मींस एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. यानी 6 से 14 साल का बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, और गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करेंगे फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, और स्कूल विल बी मैनेज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी. और जो प्राइवेट स्कूल शैल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर स्कूल्स विदाउट एनी फीस. ये आपने देखा होगा जैसे 134A में बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो इसी कंटेक्स्ट में होता है. और जो नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग इक्वालिटी, यानी इंक्लूडिंग क्वालिटी जो है. तो ये सब चीजें भी देखनी है उसमें. ऐसी क्वेश्चन 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डू राइट्स इंप्लाई आवर ओन ड्यूटीज. अब देखिए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है प्रेफरेंस गिवन इन द एडमिशन टू द पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द डिप्राइव्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं जिनके लिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा उनकी जॉब्स के लिए. तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है. यानी इसको हम और थोड़ा देखें, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो आवर राइट्स इंप्लाई आवर ओन ड्यूटीज एज वेल. मींस आवर राइट्स हैव इन देमसेल्व्स देयर कोरेस्पोंडिंग ड्यूटीज. इफ समवन आस्क्स फॉर द राइट टू वर्क, इट इज his or her duty to the work and that is assigned to him. तो in our rights we have therefore inherited our duty as well. अब देखिए, कोई बार ऐसी बातें हो जाती है कि हम कहते हैं कि इनको काम दिया जाए ना दिया जाए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. they must be given the work. ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल राइट्स. तो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान चुके हैं. मीन जैसे कि राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस हैं. They are important political rights and political rights are given only to citizens and not to foreigners. यानी citizens के पास रहेगा, foreigners के पास नहीं होगा. और अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का केस है तो certain privileges can be given to them for their social and economic upliftment. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स है, कॉलेजेस एंड लेजिस्लेचर, स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं, ये कुछ एक चीजें हैं जो बेसिकली उनके लिए की गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस ऑफ कोर्स, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स की। अगर कहीं कोई स्टेट ऐसा कुछ लॉ बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है, तो और वो सुप्रीम कोर्ट ही है जो इन सब चीजों के ऊपर चेक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट हमें बचा कर रखती है। जैसे इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, द अग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज inferred the power of judicial review on the Supreme Court before any amendment is made to the fundamental rights to check the legality of the amendment। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर रहे हो रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का भी एक कॉलम है जिसकी वजह से इस चीज को दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि किसी के राइट्स को हार्म करेगी ये चीज अगर उनसे छीन ली जाए। ऐसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दोनों का पहले ही हम ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों का आपको रिलेशन बताना है। देखिए दोनों जरूरी होते हैं। मींस द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शेयर ए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप विद ईच अदर एज द फंडामेंटल राइट्स रिफ्रेन, ये कहते हैं रोकते हैं सरकार को कुछ चीजों को करने से, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि सरकार वो चीजें करे। Secondly, fundamental rights mainly protect the rights of individuals in the society, while directive principles ensure the well-being of the society as a whole। तो ये दो चीजों के बीच का आपको डिफरेंस माइंड में रखना है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मींस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इट्स सिटीजन्स टू बी मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल है। What is the importance of Article 21 of the Constitution? Article 21 provide करती है protection of life and personal liberty, that is no person shall be deprived of one's life except according to the procedure जो कि Constitution में established by the law of India है, उसके बिना otherwise आपको right to life आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसी विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज इन योर ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, समराइज, और वो क्या है? यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे जिस राइट की बात की गई वो है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड्स ए लीगल सॉल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट को। तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स हुआ? राइट्स, यस, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसी क्वेश्चन 16 है। राइट टू वर्क का मतलब बताना है। इसका मतलब क्या है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड वर्क टू ऑल इट्स सिटीजन्स टू अर्न ओन्स लाइवलीहुड। दे शुड बी एफर्ट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, और मेंटली और मोरली जो है फिट होना चाहिए ताकि वो अपनी सरकार जो है इस चीजों का ध्यान रखे लोगों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर सकें। What do the fundamental duties refer to in the Indian Constitution? जैसे आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखनी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंसर्ट की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट टू रिमाइंड इट्स सिटीजन्स दो they enjoy basic fundamental rights but they are supposed to observe certain basic norms of democratic conduct and behavior, and a set of 10 fundamental duties वहां मेंशन की गई है। ऐसी स्टेट पॉलिसीज के बारे में फिर से आ रहा है, हम ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन एक आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूं, वो है व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है। नेचर क्या बताना है आपको? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, लेकिन वो कब आती है? जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है। And these rights are justiciable हैं। The state cannot make a law which violate the fundamental rights, and some rights are available to all of us as the right to life and personal liberty, and some rights are available only to citizens as the right to freedom of speech and expression। ऐसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको इसमें दे दिया गया और सिग्निफिकेंस बता दी गई है फिर से फंडामेंटल राइट्स के। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।